everybody, how is it going? Welcome back to Educate Time, जहाँ पे हम जितने भी यूजफुल साइंटिफिकली प्रूवन स्टडी टेक्निक्स, एग्जाम स्ट्रेटजीज होती हैं वो इस चैनल पे आप तक लाते हैं. दिस चैनल इज स्पेशली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स एंड द फोकस सब्जेक्ट इज सोशल साइंस. और इस चैनल में बहुत ही जल्द सोशल साइंस के एक्सप्लेनेशन वीडियोस आने वाले हैं, चैप्टर वाइज एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड वीडियोस. फॉर नाउ, क्योंकि अभी पुराना सेशन चल रहा है, आई एम पोस्टिंग स्ट्रेटजी वीडियोस जो आपकी बहुत मदद कर सकता है. सो दिस वन इज फॉर हाउ टू आंसर क्वेश्चंस इन सोशल साइंस क्लास 10 बोर्ड एग्जाम. इस क्वेश्चन का एक और फॉर्म ये भी होता है कि हाउ सीबीएसई चेक्स द क्लास 10 बोर्ड एग्जाम सोशल साइंस. तो बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जाम प्रेजेंटेशन पॉइंट्स, क्योंकि जो अगर आपको सारा सिलेबस आता है, हर क्वेश्चन का आंसर भी आता हो लेट्स से, फिर भी अगर आपने प्रेजेंटेशन गलत करी तो उसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाएंगे एंड आई वुड नॉट लाइक दैट. सो लेट मी टेल यू हाउ टू डू दिस. आई टेक वन क्वेश्चन का आंसर एज एन एग्जाम्पल और मैं उसी के साथ आपको एग्जाम प्रेजेंटेशन समझाने वाली हूँ कैसे करना है, कैसे नहीं करना है. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू दिस. Okay, so as you can see here, I have written the answer to the question कि फ्रेडरिक सोरो के अगर पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन लिखने को आए तो उसका आंसर है. दिस इज द कंप्लीट, एवरी पॉइंट इज देयर. इसमें मार्किंग का कुछ नहीं है कि मार्किंग के हिसाब से लिख रखा है, सब कुछ लिखा हुआ है. सो इसके हिसाब से मैं आपको बताने वाली हूँ. पीछे आप देख सकते हो कि मैंने एग्जाम शीट का जैसा रूल किया हुआ होता है वैसा ही देने की कोशिश की है. बट द थिंग इज कि जो फॉन्ट होता है उसकी स्पेसिंग वैसी नहीं होती सिमिलर जैसी हम लिखते हैं. तो थोड़ी गड़बड़ है, बाकी यू कैन वर्क इट आउट. ठीक है, सो सबसे पहली चीज कि ये देखिए, यहाँ पे एक चीज होनी चाहिए जो मिसिंग है, दैट इज द मार्जिन. सपोज कि आपका पेपर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पार्ट भूल जाइए. ठीक है, फॉरगेट दिस पार्ट. लेट्स से आपका पेपर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. इफ यू हैव नो मार्जिन तो आप अपने आंसर नंबर और ये सब चीजें कहाँ लिखेंगे, एंड इट इज वेरी नेसेसरी. आपके पेज के साइज को छोटा करता है. ठीक है, सो यू हैव टू ड्रॉ a straight line like this on every page of your answer sheet. Without it will cause a deduction of marks. ठीक है, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन खराब होगी तो बहुत टाइम ऐसे होगा कि आंसर ढंग से पता नहीं चलेगा. सो फॉर दैट दिस इज नेसेसरी. नंबर 2 कि आप ये देखिए कि सपोज कि ये किसी क्वेश्चन का आंसर सच में लिखा हुआ है आंसर शीट में, तो आप एक बात बताइए ना, आंसर नंबर लिखा है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर है, और अगर क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स है तो वो भी नहीं लिखा कि कौन सा पार्ट है ये. सो दैट विल आल्सो कॉज डिडक्शन ऑफ मार्क्स, क्योंकि एग्जामिनर बैठ के चेक नहीं करेगा कि कौन से क्वेश्चन से ये रिलेवेंट हो रहा है. वो ये देखेंगे कि इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं है, सो वी विल नॉट कंसिडर दिस एज एन आंसर फॉर एनीथिंग. सेकेंड चीज, और अगर आप गलत लिखते हो, अगर सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है एंड यू हैव रिटन क्वेश्चन नंबर लेट्स से 5 का पार्ट बी और एनीथिंग, तो आप ये मत सोचिए कि दे विल लुक फॉर द क्वेश्चन जिसका ये आंसर लग रहा है. दे विल ओनली सी कि जिसका जो क्वेश्चन नंबर आपने लिखा है उसके साथ ये आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मार्क्स गॉन. सो in this margin wala area write your answer number and your option number, question number जो है कि पार्ट्स कितने हैं तो पार्ट का नंबर भी लिखिए या सीक्वेंस जो भी है. ठीक है, सो ये कुछ दो चीजें अभी तक हमने फिक्स कर दी हैं. राइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग टू नोट इज टू always write in points. प्लीज अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखा करिए. आप अगर लंबे पैराग्राफ्स में लिखेंगे, nobody is going to bother to read it. एक एग्जामिनर के पास बहुत सारे पेपर्स होते हैं. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दे विल नॉट वेस्ट देयर टाइम, जहाँ पे उनको ढंग से नहीं समझ आएगा आंसर, या वो एक ग्लांस में आंसर नहीं समझ पाएंगे कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, क्या चीज़ें छोड़ दी हैं. राइट, सो ऑलवेज राइट इन पॉइंट्स. अगर ये चीज़ एक्चुअली मैंने बिल्कुल बुक से कॉपी पेस्ट करा हुआ है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है प्रिंट के बारे में, बट आई हैव वो पैराग्राफ में है, बट आई हैव कन्वर्टेड इनटू पॉइंट्स. सो आप ऐसे अगर ये चीज़ें एक के बाद एक लिखोगे तो नहीं चलेगा. यू हैव टू राइट इट इन पॉइंट्स 1 2 3
4 एंड सो ऑन, राइट। सो यहाँ पे हमने 3 चीजें देख ली क्या करना है हमें। So the next thing that we will see is to always write points according to the marks, ना ही ज्यादा ना ही कम, ठीक है। Let's say आपको 3 marks का दिया हुआ है ये question, although I doubt कि ये वाला question 3 marks का ever कभी आएगा, but I'm just giving you an example. So आप बताइए मुझे कि एक बंदा 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतने सारे पॉइंट्स रीड क्यों करेगा? दे विल ओनली रीड टिल दिस मच, ठीक है। एंड इफ यू थॉट कि इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, अगर इसमें से ऊपर के 3 से कुछ गलत हो भी गया, सो दे विल सी द रेस्ट। इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है एग्जामिनर के साथ। आप भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। पहली बात तो 3 पॉइंट्स के आंसर को लिखने में जितना टाइम लगता है और 7 पॉइंट्स लिखने में जितना टाइम लगता है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो सेव योर टाइम, ठीक है। एंड डोंट मेक इट हार्ड फॉर योर एग्जामिनर टू लुक एट योर पेपर, ठीक है। सो दिस इज द 4th पॉइंट कि पॉइंट मार्किंग के हिसाब से आंसर लिखिए। वहीं अगर ये 5 मार्क्स का भी होता तो भी ये बहुत ज्यादा है, स्टिल इट इज टू मच, ठीक है। यू नीड ओनली 5 पॉइंट्स। अब एक बात बताइए, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ 5 पॉइंट्स से तो कौन से लिखने चाहिए कौन से नहीं लिखने चाहिए, तो आप देखिए उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन से हैं एंड ट्राई टू राइट दोज। या फिर जो ज़्यादा लंबे पॉइंट्स आपको लग रहे हैं वो लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे ये तो बेसिक पॉइंट्स हैं कि यूरोप और अमेरिका के सारे मेन एंड वीमेन ऑफ ऑल सोशल एजेस एंड क्लासेस और मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको आप मिस नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, ठीक है। अब जो है ये जो पॉइंट 2 और 3 है, इनको हम मर्ज भी कर सकते हैं। यू कैन मर्ज दीज। द पीपल आर ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय, या फिर offering homage to the statue of liberty which bears the torch of enlightenment in one hand and charters of rights of man in the other hand, ठीक है। सो इससे क्या हो गया, 3 पॉइंट की जगह ये 2 पॉइंट्स बन जाते हैं, राइट। इन दोनों को आप मर्ज कर सकते हो। अब इन दोनों को भी आप कंबाइन कर सकते हैं, छोटे छोटे चीजों को, जैसे कि पीपल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर नेशनल फ्लैग्स एंड कॉस्ट्यूम्स व्हाइल द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिज्म लाइज ऑन द फोरग्राउंड। ऐसे करके कंबाइन करके इनको 5 पॉइंट्स भी आप बना सकते हो, राइट। अब अगर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो आप 4 लिख सकते हो इन द 3 मार्कर वन, ठीक है। दिस इज वन थिंग। अगर आप कम लिखोगे तो ऑब्वियसली मार्क्स कटेंगे, आपने तो मार्किंग के हिसाब से इंसान को आंसर दिया ही नहीं, सो व्हाई वुड दे गिव यू फुल मार्क्स। एंड सेकंड थिंग, अगर मार्किंग से ज़्यादा लिख रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, मत करो, ठीक है। Now what's the next thing? अब जो बताने वाली हूँ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि जो आप क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे हो, जो पॉइंट्स लिख रहे हो, उन पॉइंट्स के कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए। अब सम ऑफ यू विल थिंक कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो देखिए अब आई विल गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम दिस आंसर ओनली, ओके। तो कीवर्ड्स अगर मैं आपको वर्ड्स में समझाऊं, जो कोई वर्ड या फ्रेज जिसके अराउंड आपका पॉइंट रिवॉल्व करता है वो होता है कीवर्ड। मतलब अब जैसे देखो ये वाला है फर्स्ट पॉइंट, पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन विमेन ऑफ ऑल सोशल क्लासेस आर मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। तो इसको आप कर सकते हो मेन एंड विमेन ऑफ ऑल सोशल क्लासेस मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, ये दोनों चीजें आप अंडरलाइन कर सकते हो, है ना। वैसे ही ये वाला है, दे आर ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। द स्टैचू बेयर्स द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट एंड द चार्टर्स ऑफ राइट्स ऑफ मैन। तो टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट और द चार्टर्स ऑफ राइट्स ऑफ मैन को अंडरलाइन करिए। नेक्स्ट इज ऑन द फोरग्राउंड लाइज द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। अब इसका क्या करेंगे हम, शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। पीपल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर नेशनल फ्लैग्स एंड कॉस्ट्यूम। वैसे इसमें कुछ है नहीं अंडरलाइन करने का, बहुत ही छोटा पॉइंट है, ठीक है। The procession is being led by the United States and Switzerland, which were already nation states by that time, ठीक है।
सो प्रोसेशन लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। एंड इसमें कुछ अंडरलाइन नहीं करना है क्योंकि इतनी सारी जगह का नाम लिखा हुआ है कि कौन किसको फॉलो कर रहा है पेंटिंग में, सो यू डोंट नीड टू अंडरलाइन इट हियर। ओके, सो नाउ आई एम कमिंग ऑन टू कि जब आप डिफरेंसेस लिखते हैं एग्जाम में कि डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस, डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट, ठीक है। तो सबसे पहली बात दिमाग में रखने की है कि एक ये तो बताने वाली बात ही नहीं है, बट ऐसे डिवीजन होगा ऑब्वियसली। नाउ ये यहाँ पे ये जो मार्जिन है ना, इस मार्जिन में आप पॉइंट नंबर 1 और उसके साथ उसके बारे में लिख सकते हो कि पॉइंट किस बारे में है। जैसे लेट्स से यहाँ पे है एग्जॉस्टेबल। फर्स्ट पॉइंट ऑब्वियसली हमेशा मीनिंग होता है या डेफिनेशन होता है, तो मीनिंग लिखो यहाँ पे 1 के साथ या डेफिनेशन लिखो। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करिए जस्ट बिलो दिस, ये सीधी होनी चाहिए, मेरी तरह नहीं होनी चाहिए। बात कर लेते हैं कि जब आप डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन लिख रहे होते हो कि डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस, डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट, तो उसमें क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी ज़रूरी है। यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मेरे नज़र में आ रही है इज़ दैट ऑब्वियसली यूज़ स्केल लाइन ड्रॉ करने के लिए। हाथ से प्लीज़ मत ड्रॉ करा करिए, ठीक है, लाइक दिस। फर्स्ट थिंग कि ये तो आपको पता ही होगा, पहली लाइन ऐसी एक हॉरिजॉन्टल एंड 1 इन बिटवीन टू मेक अ डिवीजन, और एक साइड में एक टॉपिक का और दूसरी साइड में दूसरे टॉपिक का पॉइंट्स लिखना होता है। जैसे इसमें आप सिर्फ एग्जॉस्टेबल लिखोगे, इसमें सिर्फ आप नॉन एग्जॉस्टेबल का लिखोगे, है ना। सो दैट यू नो। अब बात होती है कि मैंने एक्स्ट्रा लाइंस इतनी क्यों ड्रॉ कर रखी है। देखिए, आप जो भी पॉइंट बताने की कोशिश कर रहे हो उसमें सबसे पहले आप क्या लिखते हो? सबसे पहले आप लिखते हो उसकी डेफिनेशन, है ना। सो आप ज़रूर इस मार्जिन में ऐसे लिखते हो ना 1 और उसके बाद उसका जो भी डेफिनेशन रहता है। अब आप इस 1 के साथ नीचे लिख सकते हो कि आप किस बारे में बात कर रहे हो इस पॉइंट में। जैसे यहाँ पे है डेफिनेशन, आप इधर भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 1 लिख के यहाँ जो मैंने ये ऐसे पतले पतले कॉलम्स बना रखे हैं ना, यहाँ पे भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूं डेफिनेशन, एंड देन आई राइट माई डेफिनेशन ओवर हियर, जो भी आपका डेफिनेशन है, ठीक है, यहाँ भी लिखो whatever the definition is। उसके बाद सेम चीज़ फॉलो करनी है, नंबर 2 लिखिए। अगर आप ये कॉलम्स नहीं बनाते हैं तो ऐसे ही साइड में साथ में लिखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, पर अगर आप ऊपर लिख रहे हो तो साइड में क्यों लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये हटा रही हूँ। यहाँ पे जैसे कि हो सकता है कि लेट्स से रिप्लेनिशिंग, कि कितनी जल्दी रिप्लेनिश होता है ना। अगर उसके बारे में लिख रही हूँ तो वो चीज़ मैं ऊपर लिख सकती हूँ। रिप्लेनिशिंग कैपेसिटी लिख लो, या फिर लिख दो कि टाइम टेकन टू रिकवर, तो यहाँ आप लिखोगे दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, या फिर अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर। तो ऐसे आप एक के बाद ऊपर हेडिंग लिखोगे। अब जैसे यहाँ पे लिखोगे एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए आप एग्जाम्पल, मेरी तरह घटिया राइटिंग में नहीं, अच्छी राइटिंग में, ठीक है। राइट एग्जाम्पल, राइट पॉइंट नंबर, और लिखिए अपने एग्जाम्पल। सबसे पहली बात मैंने इसमें क्या क्या कही, मैं फिर से एक बार रिकैप दे देती हूँ आपको। सबसे पहली बात, यूज स्केल टू ड्रॉ लाइन्स। नंबर 2 is to give heading to each point. Number 3, draw lines between points. पॉइंट्स के बीच बीच में लाइंस ड्रॉ करिए, जैसे मैंने ड्रॉ करी है। ये लाइंस ड्रॉ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
और मार्किंग के हिसाब से ऑब्वियसली पॉइंट्स लिखिए। ट्राई टू ब्रेक डाउन, ये मेरी तरफ से टिप है कि डेफिनेशन में बहुत कुछ लिखा होता है, कभी कभी देखना कि उसको कैसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है दूसरे पॉइंट्स में, ठीक है। दिस इज फॉर डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट आ जाता है द यूज ऑफ फ्लो चार्ट्स इन योर आंसर प्रेजेंटेशन। जैसे आप एक काम कर सकते हो कि अगर आपके पास बहुत टाइम है अगर, तो जिसमें समझ लीजिए सारे पॉइंट्स एक एक लाइन के ही है, 2 लाइन्स यूज नहीं हो रही, छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको आप फ्लो चार्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि ऐसे जैसा फॉर्मेट मैंने बनाया है ये ज़्यादातर उन चीज़ों में यूज़ होगा जिसमें आप कहोगे द टाइप्स ऑफ, है ना, कि जैसे कितने टाइप के फॉर्म्स ऑफ वो होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल हो गया, ठीक है। तो अगर तो यहाँ पे लिखोगे टाइप्स ऑफ सॉइल लिखोगे हेडिंग टॉपिक में या हेडिंग में, और यहाँ पे आप ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 मैंने जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे सॉइल के नाम लिखोगे। बट अगर ऐसे लंबे लंबे पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो उसमें ये वाला नहीं काम करेगा। उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आप ऐसे बना सकते हो, ये आपने अपने बुक में नोटिस किया होगा, कभी कभी होता है कि यहाँ पे आएगी हेडिंग, ठीक है, फिर एरो देंगे, अपना पॉइंट लिखो, जो भी पॉइंट है उसको एक बबल में डाल दीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट एक और बबल में डाल दीजिए। अब ये जो फ्लो चार्ट होता है ये बेस्ट किन चीज़ों में होता है, ये बेस्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री के आंसर लिख रहे हो, किसी इंसिडेंट का बयान कर रहे हो, व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग, अगर आप जैसे इंसिडेंट क्या एनसीएम का कैसे, हाउ एनसीएम या नॉन कोऑपरेशन टुक प्लेस, तो उसकी सारी चीज़ें अगर आपको एक एक लिखनी है तो ऐसे अगर आप एरो देके लिखते हो सो इट गिव्स अ ना प्रोग्रेशन का साइकोलॉजी में कि अच्छा इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। तो पर हाँ, ऐसे अगर आप लिखते हो तो आपको ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और वैसे भी अगर आपको कोई इवेंट पूछ रहा है तो पॉइंट्स के वैसे भी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे पीछे लिखने से नहीं चलता। नाउ आई वांट यू टू अज्यूम कि आप मैप के आंसर्स लिख रहे हो, ठीक है, तो ये ए एंड बी को आप भूल जाओ, कुछ चीज़ें नहीं है, ये बस मैंने रैंडम सा मैप उठाया हुआ है, ठीक है। अब मैप की प्रेजेंटेशन कैसे करनी होती है, मैप की प्रेजेंटेशन के लिए कुछ चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, जो कि मैं अभी यहाँ लिख देती हूँ। सबसे पहली बात, जब भी आप कोई चीज़ मार्क कर रहे हो, जैसे इसमें ए एंड बी है, चलो ये बी वाला देखते हैं, कुछ भी है ये प्लेस, आपने मार्क किया, मार्क करने के साथ एक एरो दीजिए, एंड सपोज ऐसे ही दिया होता है ना, जैसे कि लेट्स से आंसर नंबर 17 है मैप का, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, और उसमें ऐसे दिया होगा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, या फिर ऐसे 1 2 3 ऐसे दिया होता है रोमन न्यूमरल्स में, है ना, इन दोनों में से एक होता है। सो विच एवर इट इज, जैसे ये आप पार्ट ए का आंसर दे रहे हो तो यहाँ पे लिखो ए लिखो, और साथ में जो चीज़ मार्क करी है उसका नाम अगर पॉसिबल है तो लिखो ही लिखो, ठीक है। अगर आपने सिर्फ नाम लिख दिया कि लेट्स से, ये मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता चली जो भी जगह है ये, उस जगह का आपने एक्स जो भी नाम है वो लिख दिया, पर आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, फिर वही पहली वाला पॉइंट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनर डज नॉट नो व्हाट यू ट्राइंग टू पॉइंट आउट हियर, ठीक है। तो हो सकता है कि ए का आंसर है ये, लेकिन आप बी का आंसर लिख रहे हो, हु नोस, ठीक है। तो मार्क करो साथ में, जैसे ये वाला है, ये कैलकाटा है मोस्ट प्रोबेबली, अब तो इधर से ये बी का आंसर है तो बी लिखो साथ में, और फिर लिखो कोलकाता, दोनों चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं ना, वो ये तो मिस आउट करने से चलेगा ही नहीं कि कौन से क्वेश्चन कौन से पार्ट का आंसर लिख रहे हो, साथ में वो जगह का भी नाम लिखोगे तो इट वुड बी ग्रेट, ठीक है। उसके बाद हो सके तो नीचे भी एक बार मेंशन कर दो रिटन में कि ए का हमने ये आंसर लिखा है, ठीक है, बी का हमने ये आंसर लिखा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बच्चे क्या करते हैं, जैसे आंसर 1, ठीक है, यहाँ लिखा ए और यहाँ लिख दिया जो भी आंसर है, यहाँ लिख दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहाँ लिख दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट,
एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर ऑल्दो अगर आपका ऐसे आंसर करेक्ट भी आपने लिखा हुआ है, फिर भी इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा। मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स का पूरा सेंटेंस लिखो। कैसे? यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कुछ ऐसे, जैसे ए है आंसर नंबर 1, ए, ठीक है, ये समझ लीजिए आपका आंसर है। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका आंसर है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1789, ठीक है। तो ये पूरा सेंटेंस आप लिखोगे एंड विथ पेंसिल you will underline French Revolution, so that way it becomes obvious कि ये French Revolution इसका आंसर है। पर आपको पूरी चीज क्यों लिखनी है? because this is the question and the examiner wishes to know what the question is, ठीक है। so this will be the correct way to present it. So this was it for this video. I hope कि आपके जितने भी doubts हैं regarding कि कैसे आंसर प्रेजेंट करना है वो सारे क्लियर हो गए होंगे इन दिस वीडियो। अगर कुछ भी रह गया वो प्लीज कमेंट इट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू फाइंड द आंसर टू इट एंड आंसर यू। और मुझे ये बताइए कि आपको इस वीडियो से कितना हेल्प हुआ, कितने आपको अच्छे से समझ आया, कि आपको मेरी लैंग्वेज कितनी इजी लगी, कितनी मुश्किल लगी समझाने की, राइट। और कितने आप मेरी बातों से कुछ डाउट्स आए हो तो वो आप लिख सकते हो, और मेरी बातों से अगर कुछ अच्छी सी क्लैरिटी आई हो तो वो भी आप बता सकते हो मुझे। अगर आपको कुछ और इश्यूज हैं रिगार्डिंग योर सोशल साइंस बोर्ड एग्जाम या बोर्ड एग्जाम इन जनरल तो आप वो कमेंट्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू टैकल दैट प्रॉब्लम इन माई नेक्स्ट video. Subscribe Educatime if this is the kind of content you need in your life, because we post exam strategies, study techniques proven by science, and a lot more tips to make your class 10th easy. Very soon we will start posting social science class 10th study material on this channel, so stay tuned for that and subscribe to Educatime. Bye.